बोलती आंखों वाले कलाकार इरफान को गए आज 3 साल हो गए। उनके साथ अपनी बातों और मुलाकातों से निकले किस्से जमा किए हैं इंडिया टुडे मैगजीन के पत्रकार शिवकेश मिश्र ने। ये लेख इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी 2022 में छप चुका है। सुनिए कुलदीप मिश्र की आवाज में। तस्वीरों में कभी अपनी दिलचस्पी नहीं रही, न खिंचवाने में न टांगने में। जिंदगी में पहली फोटो सन 82 में हाई स्कूल के इम्तिहान के फॉर्म पर लगाने को शहर बहराइच में उतरवाई थी। हरी टॉकीज के सामने स्टूडियो वाले ने ठीक से बैठने पर अच्छी खासी सीख दे डाली थी, पर उसे एक तस्वीर का न मिल पाना कलेजे में फांस की तरह आज भी चुभता है। आप हिंदुस्तान के जॉर्ज क्लूनी और ओरहान पामुक की संगत में हों, वे दोनों इसरार करके आपको अपने बीच में बिठाकर फोटो खिंचवाएं और फिर खींचने वाले के मोबाइल से बस वही तस्वीर गायब हो जाए। आठ साल हो गए उस तस्वीर को खींचे, लेकिन पिछले 2 साल से उसका ना होना ज्यादा खलने लगा है। वो फोटो से ज्यादा होती। वो 2013 की अगस्त के आखिरी हफ्ते की एक शाम थी। हम यानी इरफान और मैं दिल्ली के ताज होटल के लाउंज में बैठे उर्दू के मशहूर लेखक शमसुर रहमान फारूकी का इंतजार कर रहे थे। उनका उपन्यास कई चांद थे सरे आसमां बेहद मकबूल हो चुका था और इरफान को वो इतना पसंद आया था कि उसे लेकर वो फिल्म या टीवी सीरीज बनाना चाह रहे थे। करीब साल भर पहले उन्होंने एक दिन फोन करके ये मंशा जताई थी और फारूकी साहब से संपर्क करने को कहा था। मैंने इलाहाबाद फोन कर जब उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत फिल्में देखता नहीं हूँ, लेकिन नातिनों ने उनकी कोई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की तारीफ की थी तो मैंने भी देखी, अच्छी लगी। मोटे तौर पर यह तय हुआ कि उनका जब कभी दिल्ली, जहां उनकी बेटी बारा रहमान भी रहती हैं, का प्रोग्राम बने तब इरफान भी आ जाएं, इसके राइट्स के लिए बात करने। आज वही संयोग था। थोड़ी देर पहले ही शायद 4वीं या 5वीं मंजिल पर उनके कमरे में इंटरव्यू के दौरान मैंने महसूस किया था कि खासकर पान सिंह तोमर की कामयाबी के बाद इरफान अब अभिनेता के गहरे जोन में पहुंच गए हैं। उनकी बातचीत का दायरा बढ़ा है और अब वे खुद से पहल कर अपनी पसंद की कहानियां ढूंढ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसी कहानियों को खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने कुछ अच्छी कहानियां सुझाने को कहा, बल्कि मुंशी नवल किशोर वाले किस्से को सिनेमाई ग्राफ के हिसाब से बनाकर न देने पर मेरी भी खबर ली। 19वीं सदी के लखनऊ के मशहूर पब्लिशर और पब्लिक फिगर मुंशी नवल किशोर पर शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उल्रिख स्टार्क की किताब एन एम्पायर ऑफ बुक्स पढ़कर मैंने एक मुलाकात में उनका किस्सा नरेट किया था। 80 के दशक में उन पर छपा उत्तर प्रदेश पत्रिका का विशेषांक भी लखनऊ से मंगवाया। इरफान उसके बाद फोन पर और मुलाकातों में उसका तकादा करने लगे। जयदीप साहनी ने भी कंटेंट सुनकर कहा था कि यार ये तो बड़ी दिलचस्प पीरियड फिल्म होगी और रॉनी स्क्रूवाला जैसे प्रोड्यूसर्स की इसमें गहरी दिलचस्पी हो सकती। पसंद की कहानियां तलाशने के अपने उसी सिलसिले के तहत इरफान आज यहां बैठे थे। अगले ही महीने रिलीज होने जा रही उनकी चहेती फिल्मों में से एक लंच बॉक्स ऑस्कर की तगड़ी दावेदार होगी। इसे लेकर वे बड़े मुतमईन थे। लाउंज में जब कैलिफोर्निया के एक अधेड़ फैन ने एकाएक उनके पास आकर हाथ मिलाया और तारुफ के बाद तारीफें करने लगा तो उन्होंने तपाक से कहा कि मेरी लंच बॉक्स अगले महीने रिलीज हो रही है, बहुत अच्छी फिल्म है, वहां देखिएगा जरूर और दोस्तों को भी दिखाइए। फैंस को गरिमा और सलीके से हैंडल करने का उनका ये अपना अंदाज था। हमारा इंतजार लंबा होता जा रहा था। मेरी नजर बाईं तरफ थोड़ी दूर रिसेप्शन पर थी। वाकये का दिलचस्प पहलू यह था कि फारूकी साहब को हम दोनों ने ही बस तस्वीरों वगैरह में ही देख रखा था। ऐसे में अंदेशा था कि अगर पहचान न पाए तो। इस बीच इरफान को सिगरेट की तलब लग गई। उन्होंने पास ही मौजूद एक होटल एग्जीक्यूटिव से स्मोकिंग जोन के बारे में पूछा। वो उन्हें पीछे ग्लास पैनल्स से बाहर ले गई और 40-50 कदम दूर बार एरिया में चलने का इशारा किया। लॉन के रास्ते वहां पहुंचकर उन्होंने एक टांग बार एरिया में रखी और एक लॉन में। फिर अपनी मारक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, अब तो कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा? होटल कर्मी भी निरुत्तर होकर मुस्कुरा दी। ये वाकया एक रूपक भी था। अपनी परिभाषाओं में रूढ़ हो चुके
कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच भी इरफान इसी तरह से पुल बनाते आ रहे थे। हमने फिर लाउंज में लौटकर रिसेप्शन पर नजरें टिकाईं तो एक बुजुर्ग जेंटलमैन को पूछताछ करते देखा। मैं लपक कर पास पहुंचा और संकोच के साथ धीरे से पूछा, फारूकी साहब? वे तुरंत पलटे, यानी हमने उन्हें पहचान लिया था। इरफान भी तुरंत आ गए और उन्हें लिफ्ट की ओर ले जाने लगे। फारूकी साहब ने साथ आई बेटी 12 और 2 नातिनों का उनसे तारुफ कराया। ये भी बताया कि वे खुद ड्राइव करते हुए आ रहे थे। रास्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और इसी बीच लाल बत्ती की ऊंच नीच में ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। झिकझिक में खासा वक्त जाया हुआ। इस पर हम दोनों हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब मैं विदा लेने को था, पर इरफान की ऐसे कैसे चले जाएंगे आप के प्यार भरे इसरार पर साथ हो लिया। ऊपर शायद 7वीं या 8वीं मंजिल पर टी लाउंज में समा बन चुका था। वक्त के पांव थोड़ी देर के लिए थम गए थे। ललछौही दीवारों पर गोल्डन और लाल नक्काशी की जालीदार पेंटिंग्स, अधखिली रोशनी और पूरी तरह से खिले आधा दर्जन चेहरे। इरफान अपने हाथों से फारूकी साहब को चाय सर्व कर रहे थे। उन्हें देने के लिए अपनी 7-8 चुनिंदा फिल्मों की डीवीडीज भी वो साथ लाए थे। सर, जिन कुछ ढंग की फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, ये उनमें से है द वॉरियर, हासिल, ये मकबूल, स्लमडॉग मिलियनियर, रोग, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, द नेमसेक। द नेमसेक पर वे खास तौर पर रुके। उसमें अपने बंगाली किरदार अशोक और लेखिका झुम्पा लाहिड़ी वगैरह के बारे में शिद्दत से बताया। और आखिरकार वे कई चांद थे सरे आसमां पर आए और बताने लगे कि सबसे पहले तिग्मांशु धूलिया के भाई सुधांशु धूलिया, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ने इस नॉवेल का जिक्र किया और इसे पढ़ने के लिए सुझाया। मैंने मंगाकर कुछ चैप्टर पढ़े। मुझे लगा कि यह किस्सा मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचे ले जा रहा है और अगर मैं रुका नहीं तो मेरे एक्टर को इससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद इरफान ने फारूकी साहब से जानना चाहा कि कहानी में किसी किरदार विशेष या दृश्य विशेष को वे अधिक महत्व देना चाहें तो बताएं, या और भी जो शर्तें हों। अपनी नरेशन में और दूसरी बातचीत में भी इरफान इस बात को लेकर लगातार सतर्क दिख रहे थे कि कहीं कुछ गुस्ताखी न हो जाए। अब फारूकी साहब की बारी थी। वे बोले कि सिनेमा के मीडियम की उन्हें बहुत जानकारी नहीं है। इरफान जो भी और जैसा भी करेंगे ठीक करेंगे, पर हाँ, इसमें एक किरदार है शेखावाटी की श्री राधा का। मैं चाहता हूं कि उसका खास ख्याल रखा जाए, उसके साथ कोई ज्यादती न होने पाए। इरफान को भला क्या गुरेज होता। इस बीच चाय के 2 दौर चले। पैनल से बाहर, शायद पटेल मार्ग पर, ट्रैफिक की तेज आवाजाही दिख रही थी, पर भीतर वक्त ठहरा सा था। उसके बाद इरफान ने अपने सहायक विजय शिकारे से बड़े मासूमियत के साथ फारूकी साहब के साथ उनकी एक तस्वीर उतारने की गुजारिश की। गुफ्तगू में बीच बीच में शामिल होती रहीं बारा रहमान और उनकी बेटियां नैसा और तजमीन ने भी इरफान के साथ फोटोएं खिंचाईं। इस फोटो सत्र में शिरकत करने में मेरी तनिक दिलचस्पी न थी, पर फारूकी साहब और इरफान ने मुझे बुलाकर अपने बीच बिठाया। जिंदगी की वो एक ऐतिहासिक तस्वीर पाने के लिए ढिठाई की हदें पार करते हुए 12 जी को मैं बार बार याद दिलाता रहा, पर 2 रूहानी शख्सियतें अपने पीछे मेरे लिए एक अधूरा फ्रेम छोड़ गईं। कई चांद थे सरे आसमां की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। 1.5 साल और पीछे लौटते हैं। फरवरी मार्च 2012। इरफान कलात्मक फिल्में बनाने वाले जेनेवा के अपने दोस्त फिल्मकार अनूप सिंह की फिल्म किस्सा की शूटिंग चंडीगढ़ के पास बद्दी और दूर दराज के इलाकों में कर रहे थे। उनके करियर में मील का पत्थर बनी फिल्म पान सिंह तोमर 2 साल के इंतजार के बाद रिलीज हो रही थी। पब्लिसिटी के लिए वे चंडीगढ़ से ही मुंबई जाते और फिर वापस। मैंने शूटिंग के दौरान आने की जिज्ञासा की तो उन्होंने मेल पर कहा कि 22 फरवरी के अराउंड वापस पंजाब आऊंगा 45 दिन के लिए। तब जब आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। मौसम अच्छा है यहाँ, डायरेक्टर भी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। कई चांद की प्रति भी मुझे साथ ले जानी थी। इसके अलावा सुतापा ने छोटे बेटे अयान के लिए विश्व पुस्तक मेले से बाल कहानियों की कुछ रोचक किताबें भी लेने की गुजारिश की थी। मध्य मार्च में एक दिन चंडीगढ़ की बस पकड़कर मैं निकल पड़ा।
शूटिंग पंचकुला से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव के एकांत में हो रही थी। पंचकुला के उनके होटल से होते हुए वहां तक पहुंचने में मुझे 4 बज गए। लंच उन्हें साथ ही में करना था। उनके सहायक फिरोज ने कहा कि सर इंतजार ही कर रहे थे, होटल से आया खाना भी ठंडा हो गया है। अच्छी खिली धूप थी, गांव की कम, फिल्म यूनिट की हलचल ज्यादा थी। मैं उनकी वैनिटी में पहुंचकर इंतजार करने लगा। उसी में लगे बेड पर उनके किरदार अंबर सिंह की स्क्रिप्ट पड़ी थी। जिज्ञासावश मैं उसे पढ़ने लगा। तभी इरफान आ गए। उनका पूरा जामा तो सरदारों वाला था, लेकिन लंच ब्रेक की वजह से उन्होंने मूंछों वाला हिस्सा उतार रखा था, जिससे वे टिपिकल मुगलिया किरदार लग रहे थे। बस साफा हटाने की देर थी। रोटी, दाल, गोश्त सचमुच सब ठंडा पड़ गया था। मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ। इसी बीच तिग्मांशु ने फोन पर बताया कि पान सिंह चल निकली है। वे देर तक उनसे बतियाते रहे। उनके चेहरे की खुशी पढ़ी जा सकती थी। फोन रखकर उन्होंने बताया कि पान सिंह देखकर बॉम्बे में भी लोग लड़कों को मोड़ा मोड़ी बोलने लगे। एक ओर फिल्म की कामयाबी के चर्चे और दूसरी ओर मुख्य अभिनेता का मुंबई से 1,500 किलोमीटर दूर अज्ञातवास। उनका जवाब था, करना पड़ता है यार, कमिटमेंट्स होती हैं, सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं एक फिल्म में, अकेले आपकी हाँ ना से दूर तक असर पड़ता है। इस बीच वैनिटी में ही उनकी ओर से मौके के लिहाज से एक अप्रत्याशित सा सवाल आया, यार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वालों ने मेंबरशिप दे दी है, अब उन्होंने पेपर सबमिट करने को बोला है, आप जरा पहुंचकर पता कीजिएगा कि उसका क्या प्रोसेस है। मैंने उनको बधाई देते हुए कहा कि आईआईसी की मेंबरशिप के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। दिल्ली लौटकर मैंने मेल पर उनसे ये सवाल किया, आप मुंबई में रहते हैं, फिर दिल्ली के इस संभ्रांत केंद्र की सदस्यता लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेल पर ही रोमन में लिखकर आए उनके जवाब में उनकी बेबाकी देखने लायक थी। बड़े शहरों में कल्चरली इंस्पायर्ड रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो अंदर से मुर्दनी छाने लगती है। इस सवाल जवाब को बाद में उनके एक इंटरव्यू में भी शामिल किया गया। थोड़ी देर बाद वे सीन के लिए निकले। आसपास गेहूं के खेत, बीच में लीक, उनके लिए खास तौर पर रखे गए पंजाबी भाषा के युवा प्रशिक्षक साथी थे, जिनसे वे किसी संवाद के आरोह अवरोह और बलाघात वगैरह पर बात करते जा रहे थे। एकाएक दाएं मेरी ओर मुड़कर बोले, शिवकेश साहब, इसी बहाने निकलकर थोड़ा देश दुनिया को भी नजदीक से जान लेते हैं, वरना कहाँ ये मौका मिलता है। हम बमुश्किल 150-200 कदम दूर उस हवेली के बरामदे में पहुंच गए, जहां डॉली शॉट के लिए ट्रैक बिछाया गया था। डायरेक्टर अनूप सिंह से तारुफ कराने के बाद वो बताने लगे कि महीने भर पहले आते तो आप इस हवेली को पहचान न पाते। इसमें आग लगाई गई और जल जाने के बाद इसकी फिर से पुताई हुई। टिस्का चोपड़ा के साथ इरफान के उस बोझिल से मूड वाले सीन के दौरान कैमरा बार बार सैकड़ों मीटर दूर पतली सड़क से गुजरती किसी कार को पकड़ लेता। सिनेमेटोग्राफर सेबेस्टियन एशमिड बोल पड़ते, देयर इज अ कार, और फिर बोलते, अगेन देयर इज अ कार। किसी पीरियड फिल्म में मॉडर्न कार भला कैसे एडजस्ट की जाती? हर बार इरफान हवेली से निकलकर चलते हुए से टिस्का के पास आते, 2 संवाद बोलते, लेकिन फिर उन्हें वापस जाना पड़ता। 7-8 बार में वो सीन पूरा हुआ। जाने क्यों मुझे आज भी लगता है कि इरफान उसी हवेली में है और अभी एक बार फिर निकलेंगे वही शॉट पूरा करने। खैर, उन्हें पता चला कि एशमिड कल ही वापस जा रहे हैं, शायद ऑस्ट्रिया, तो देर तक उनसे बतियाते रहे। अंधेरा गहराने लगा था। मैंने उनसे इजाजत मांगी तो कहने लगे कि यार आप चले जाओगे, रुकते तो बातें होती। मुझे बाद में उस रात न रुकने की बात बहुत खली। ठीक है, कल सोमवार होगा, एक दिन ऑफिस न जाने या देर से जाने से पहाड़ तो न टूट पड़ेगा। खैर, रात 1 बजे मेरे घर पहुंचने तक वे बराबर खबर लेते रहे। उनके साथ फुर्सत में घंटों बिताने बतियाने का मौका आने में फिर 4-1 साल लगे। जब अनूप सिंह की ही दूसरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस की शूटिंग के लिए उन्होंने जैसलमेर के आउटस्कर्ट में गोल्डन हवेली होटल में महीने भर से ज्यादा वक्त के लिए डेरा डाला। मैं लगातार उनका पीछा करता रहता था।
एक ऐसी किताब लिखने के बहाने जो कि लिखी ही न जानी थी। खुद इरफान की भी अपने ऊपर किताब वगैरह में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। उन्हें किताब में ही उतारना हो तो पटकथा लेखिका पत्नी सुतापा से बेहतर ये काम शायद ही कोई कर सके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1984 में साथ दाखिले के बाद ये दो अलहदा किस्म की शख्सियतें इस तरह एक दूसरे से एक मेक हुई कि 30 अप्रैल 2020 को इरफान के इस दुनिया को अलविदा कहने तक कोई भी झंझावात उन्हें अलग न कर सका। दोनों के रिश्तों के निर्माण की प्रक्रिया को मैंने एक बार तिग्मांशु से जानना चाहा था, जो एनएसडी के दिनों से ही उनके साथी थे। उन्होंने बड़ी रवानगी के साथ इसका ब्यौरा दिया था। कहने लगे कि बड़ा फनी सा वाकया याद आता है। हमारा पहला ही दिन था ड्रामा स्कूल में। आए थे, 1 या 2 दिन हुए होंगे। स्टूडेंट्स की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई। हम लोग छोटे से शहर से आए थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। यही लोग सीनियर सब बात कर रहे थे, झगड़े चल रहे थे। मीता वशिष्ठ का एलिगेशन था कि लड़के जो हैं वो रात को गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। इरफान पर सबसे ज्यादा एलिगेशन था कि ये जो है ये सुतापा के कमरे में घुसा रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन सुतापा ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो दिल्ली की है, उसका एक्सपोजर ज्यादा था। इरफान साहब जयपुर से आए थे। काफी चीजों में आदमी सोशली कल्चरली कमजोर पड़ जाता है, सभी पड़ जाते हैं, तो सुतापा का कंधा रहा उसके साथ। ड्रामा स्कूल में हमेशा उन्हें साथी में देखा, उनके बीच कोई और तो नहीं आई। अब एनएसडी की बात जब आ ही गई है तो जैसलमेर के किस्से को थोड़ी देर और मुलतवी करते हैं। इरफान पर न छपने वाली उस कथित किताब के सिलसिले में उनके गुरु और एनएसडी के डायरेक्टर रहे मोहन महर्षि से एक लंबी बात हुई थी। इरफान किस तरह से सेलेक्ट हुए थे इसका उन्होंने पूरा वाकया सुनाया था। वो इस तरह था कि उस वक्त की एडमिशन पॉलिसी के तहत हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ एक छोटा सा रिटन टेस्ट लिया करते थे और फिर 5-6 लोग मिलकर एक लंबा इंटरव्यू लेते थे। इसमें हम उसकी बॉडी अवेयरनेस और उसकी इमेजिनेशन देखते थे कि वो किस तरह से एंट्री लेता है, कुर्सी पर बिना कहे बैठ जाता है या कहने के बाद। जब इरफान दाखिल हुए, बहुत दुबले पतले, ऑलमोस्ट अंडर नरिश्ड लगते थे। पतला चेहरा, लेकिन लुक में एक इंटेंसिटी थी। वो मैंने सबसे पहले नोट की कि अंदर कुछ है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इरफान की आंखों की वो इंटेंसिटी मुझे आज तक याद है। तो हमने उनसे कहा कि महसूस कीजिए कि आप फूलों के एक बगीचे में हैं। वहाँ खास तौर से एक फूल आपको बहुत पसंद आता है, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगी है और आप उसे तोड़ रहे हैं। वे धीरे धीरे गए, सलीके से तोड़ा, उसकी खुशबू ली। फिर मैंने उन्हें बुलाया, आइए। वो आए। मैंने कहा, ये फूल मुझे दे दीजिए। तो बड़ी झिझक के साथ वो फूल उन्होंने मुझे दे दिया। अपनी झिझक उन्होंने कन्वे की। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मैंने वो फूल कुछ देर हाथ में रखा और फिर मसल दिया और इरफान का चेहरा पड़ने लगा। तो जो दर्द उनकी आंखों में झलका, मसल्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वहीं वे सेलेक्ट हो गए। न फूल है वहां, न कुछ, लेकिन एक झूठ में तुरंत विश्वास करके उसे असली बना देना, यही एक्टर का काम है। इसी मोड़ पर वो किस्सा जोड़ देना भी ठीक रहेगा जो इरफान ने 2014 की सर्दियों में पीकू की शूटिंग के आखिरी चरण में गुड़गांव के होटल ओबेरॉय में सुनाया था। शाम का वक्त था। उनके कमरे में पहुंचने पर मैंने देखा कि हिंदी के मशहूर कथाकार असगर वजाहत उन्हें एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं। एक युवा उनके साथ था, वही उन्हें लेकर आया था। इरफान उनसे मेरा परिचय करवाने लगे तो मैंने करीब करीब झेंपते हुए कहा कि असगर भाई को कौन नहीं जानता, हिंदी लिटरेचर के इतने अहम नाम। खैर, नरेशन चलता रहा। मेरे आने के यही कोई आधे घंटे तक इरफान का नौजवान भांजा भी साथ था और जितनी शिद्दत से असगर भाई कहानी नरेट कर रहे थे, उतना ही डूबकर वो लगातार कीवी छीलता जा रहा था। नरेशन के आखिरी हिस्से में नजीर अकबराबादी का भी जिक्र आया था। असगर भाई बीच बीच में रुककर अलग से कुछ ब्यौरे भी दे देते थे। खैर, पूरा होने पर थोड़ी देर अंदेशे भरी शांति तारी रही। जाहिर है सभी को इरफान की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार था। उनकी हाँ ना पर ही सिनेमा की दुनिया में आगे बढ़ने के आकांक्षी एक युवा के सपनों का महल टिका था। थोड़ी देर बाद सांस खींचकर इरफान ने कहा, इस पर नाटक अच्छा बन सकता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के भावों को छिपाया। मैं पूरी तरह से सकते में था। खैर, बाद में सबने कीवी की 1-2 फांकें खाईं। फिर असगर भाई युवा फिल्मकार के साथ निकल गए।
मैंने भी माहौल को बदलने के क्रम में उन्हें थोड़ा जयपुर के दिनों की ओर लौटने को कहा। उसी दौरान उन्होंने अपने जुनून पर हंसते हुए मोहन महर्षि को खोजने चंडीगढ़ जा पहुंचने का किस्सा सुनाया। पंजाब में वे खूनी आतंकवाद के दिन थे, लेकिन जयपुर में किसी ने बताया था कि इन दिनों एनएसटी के डायरेक्टर चंडीगढ़ के हैं। तो इरफान ने बताया कि मैं एक्चुअली मकबूल होना चाहता था, बड़ा नाम हो, लोग मेरे ऑटोग्राफ लें। लगा कि उसके लिए एनएसटी में जाना ही एक तरीका है। मैंने जैसे तैसे किराया जुगाड़ा, बस पकड़कर दिल्ली और वहां से चंडीगढ़ पहुंचा। खोजते खाजते पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट गया, पर वे मिले ही नहीं। निराश होकर लौट आया। मुझे लगता था कि सब चीजें सिफारिश से ही होती हैं, तो इसमें भी कुछ तो काम करेगी। तो एडमिशन से पहले ना तो वे महर्षि से मिल पाए और ना ही किसी तरह की सिफारिश करवा पाए। लेकिन ये बताते हुए तब भी उनकी आवाज भारी हो गई कि एडमिशन मिल जाने पर किस तरह से एक जिगरी दोस्त ने दिल्ली यात्रा और दाखिले के जरूरी पैसे देने से साफ मना कर दिया। उनकी बड़ी बहन ने ऐन मौके पर इंतजाम करके दिए। वापस जैसलमेर। वो शुक्रवार का दिन था, शूटिंग की छुट्टी थी। जयपुर से चलकर अल सुबह मैं भी उसी होटल में आ गया था। खाना वाना खाकर करीब 4 बजे जब इरफान ने तिमंजिला होटल की लंबी पसरी छत पर पतंगबाजी का सारा इंतजाम कर लिया, तब मुझे बुलाया। यहां एक बार फिर ये जान लेना ठीक रहेगा कि तब तक मैंने उसी न लिखी जाने वाली किताब के लिए पूरे 31 सवाल तैयार कर लिए थे। छत पर पहुंचकर देखा कि इरफान ढलते लेकिन अभी भी तेज चमकते सूरज की दिशा में मुंह करके पतंग ऊंची ढीले हुए हैं। इरफान की पतंगबाजी के पैशन के बारे में सुना तो था, लेकिन गवाह पहली बार बन रहा था। उनके सहायक विजय शिकरे और इकबाल को मैंने इशारे से ही शांत रहने को कहा, पर हलचल से वे समझ गए। नमस्ते शिवकेश साहब। इस साहब वाले जुमले पर मैं उन्हें टोक भी चुका था, पर धीरे धीरे मैंने जान लिया था कि दूसरों को इस तरह का सम्मान दरअसल उनके सिस्टम का हिस्सा है। हमने हाथ मिलाया, गले मिले। पास की कुर्सी पर एक खूबसूरत साहिबा बैठी थी। मेरी जीजी हैं ये, जीजी। ये शिवकेश साहब हैं फ्रॉम इंडिया टुडे। जीजी ने हेलो कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हमने हाथ मिलाया। उनके एक हाथ की कलाई पर चांद तारा बना हुआ था। छत पर दूर किसी कोने पर जमे उनके हेयर स्टाइलिस्ट नक्की की पतंग से पेंचबाजी में वे कुछ इस तरह मुब्तला थे कि उनका वहां से ध्यान हट ही नहीं पा रहा था। अपने किरदार के लुक के माफिक रखे उनके लंबे उलझे बिखरे सुनहरे बाल, आंखों पर धूप का डबल फ्रेम का चश्मा। बोले बचपन से ही आदत है। थोड़ी देर बाद वे पतंग विजय को थमाते हैं। विजय यार पकड़ना जरा। वे खुद स्कॉटलैंड से मंगाए सिगरेट के पारदर्शी रैपरों में से एक निकालते हैं, रोल करके उसमें स्कॉटिश तंबाकू भरते हैं, एक सिरे पर फिल्टर रखते हैं और फिर लार से चिपकाते हैं। लाइटर से जलाकर कश लेते हैं और फिर मांझा संभाल लेते हैं। इस बीच नक्की की पतंग उन्होंने काट दी है, इस टिप्पणी के साथ, बहुत देर से उलझाए हुए था। बीच बीच में वे मुझसे बतिया भी रहे हैं। और क्या चल रहा है दिल्ली में? जेटली का क्या हुआ? जेटली के बारे में वे जरूर पूछते थे, जाने क्यों। खैर अब उन्होंने पूछा, बताइए कैसा राइटअप लिखेंगे? फिल्म के बारे में लिखना है या शूटिंग के बारे में? मैंने कहा मैं तो किताब को ध्यान में रखकर ही बातचीत करना चाह रहा था। हाँ, पेंगुइन वालों ने भी बोला हुआ है, मेरे ऊपर ही डाल रखा है, पर यार मैं अभी अपने ऊपर उस तरह से बात करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूं। वही चीजें छपती हैं, वही। अंदेशा सच था। अपने निभाए अहम किरदारों की तरह ये अभिनेता अपने ऊपर पिटे पिटाए ढर्रे से लिखे जाने को भी तैयार नहीं। अब पतंगबाजी का सत्र एकदम ऊपर वाली छत पर शिफ्ट होने जा रहा था। ऊपर चढ़ने से पहले वे छत से ही लगे अपने स्वीट नुमा कमरे में गए और मुझे आवाज दी। राजस्थान में मेहमान के आने पर एक चीज खिलाने की परंपरा है, ये लीजिए। इतना कहकर एक डिब्बे से कत्थई रंग की एक ठोस सी खाद्य सामग्री अपने हाथों से सीधे मेरे मुंह में पकड़ाई। हल्का मीठा और कुछ अजीब सा कड़वा लगा। इसमें शायद कत्था भी है, मैंने कहा। उन्होंने एक कप में पानी थमाते हुए कहा, गटक जाइए। अब हम ऊपर की छत पर थे। ऊपर नीला झक्का आसमान, यदा कदा उड़ते एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, पीछे दूर बड़ी बड़ी पवन चक्कियां और यहां वहां चरते बकरियों के झुंड। होटल के पीछे के उबड़ खाबड़ मैदान में कस्बे के लड़कों ने भी पतंग ढील दी थी और एक बार इरफान से उनकी झड़प भी हो चुकी थी। इनको भी हमने लत लगा दी, वे चुटकी लेते हैं।
बच्चा बनने को इससे अच्छा कुछ नहीं। इस बीच वेटर ने चाय लाकर कप में डाल दी। आपने यहाँ की भांग लस्सी पी? बहुत अच्छी मिलती है। और फिर खिलखिलाकर जोड़ते हैं, आप भी कहेंगे अच्छा नशेड़ी बनाए दे रहा है साला। चाय सुड़कते हुए मैं भी जोर से हंस पड़ा, लेकिन जल्दी ही अपने भीतर लौटकर बातचीत के नए सिरे खोजने लगा। इस बीच 3-4 पतंगें काटकर वे चरखी अपने एक दूसरे सहयोगी इकबाल को संभला रहे थे। फिल्म की एक्ट्रेस ईरान की गुलशिफ्ते फरहानी भी इस बीच थोड़ी देर के लिए छत पर आती हैं, तो इरफान उन्हें हक करके उनकी तबीयत पूछते हैं। मुझे थोड़ा सोचने का समय मिला। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो प्रोमिनेंट 8-10 कैरेक्टर किए हैं उन्हें छांटकर उनके आसपास चीजें बुनी जाएं? देखिए, किताब तो अब भी लिखी जाने वाली किताब नहीं थी, लेकिन अपने इस तर्क पर मुझे थोड़ा सुकून मिला। इस बीच एक और चाय पीने के बाद पतंग दूसरे को थमाकर कत्थई रेशेदार उलझे बालों सी तंबाकू से अपनी सिगरेट बनाने बैठे तो बात आगे बढ़ती दिखी। हाँ यार, ये कैरेक्टर वाले पहलू से सोचा जा सकता है। तब तक मैं उन किरदारों की गिनती करने में लगा था। हासिल का रणविजय, मकबूल पान सिंह तोमर, तनीम शेख का अशोक, अश्विनी तलवार का, और हाँ साजन फर्नांडीज लंच बॉक्स वाला, किस्सा वाला अंबर सिंह, पाई पटेल लाइफ ऑफ पाई वाला। उसको रखना चाहेंगे? नहीं यार, वो बड़ी कमर्शियल। अच्छा, वॉरियर? अरे हाँ वॉरियर। और लाइफ इन अ मेट्रो का, इसे भी छोड़िए। ऐसी फिल्मों की चर्चा पेरीफेरी में की जा सकती है। शुरू की फिल्मों में दृष्टि और एक डॉक्टर की मौत के बारे में क्या कहेंगे? यार वो इतनी, ठीक है, उन्हें भी छोड़ते हैं। इस बार अपनी एक काली सफ़ेद पतंग से दूसरी को काटकर उन्होंने उसे भी अपने ही मांझे में लपेट लिया था और धीरे धीरे उसे उतार रहे थे। लेकिन इन कैरेक्टर्स के लिए कोई थीम भी तो होनी चाहिए। उनके इस सवाल पर मैं एक बार फिर खुद को बैकफुट पर पा रहा था। चुप्पी को लंबा ना खिंचने देने और कुछ टाइम बोरो करने के इरादे से मैंने कुछ डॉट से रखे। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। अब उनके दिमाग में तस्वीर साफ होती दिख रही थी। अनकन्वेंशनैलिटी इन कैरेक्टर्स की। रीडिफाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्परिभाषित करना। अरे यार, ये तो बहुत भारी शब्द है। जैसे कोई नई लीग गढ़ना। हाँ, जैसे वॉरियर कन्वेंशनल हीरो नहीं है। अब वो बच्चन साहब वाले एंग्री यंग मैन तो रहा नहीं, तो बदले समय में हीरो की परिभाषा कैसे बदली है? वॉरियर के नायक की लड़ाई जो है वो पूरे उसके भीतर की है। मकबूल आखिर में मर जाने वाला हीरो। कई एक्टर्स ने तो इस रोल को करने से ही मना कर दिया था क्योंकि वो ट्रेडिशनल हीरो नहीं था। वॉरियर का बेटा मार डाला जाता है। अब या तो वो बदला ले या फिर अपने पास से मुकाबला करे। इस बीच दूर चरने गए बकरियों के रेवड़ गौधूली में लौटते हुए पास से गुजर रहे हैं। जैसलमेर के किले में जगह जगह रोशनी दिखने लगी है। वे जारी रखते हैं। और बिल्लू भी वैसा हीरो नहीं है। कड़ियां जुड़ने लगी थी। और हाँ यार, पीकू। तो इनकी जो अनकन्वेंशनैलिटी है वो थीम हो सकती है। और आपकी जो फिल्में आने को हैं या अभी पाइपलाइन में हैं, उनमें कोई ऐसा किरदार? उनमें तो यार अभी ऐसा नहीं दिखता कोई। मदारी? अरे आपने मदारी का अच्छा याद दिलाया, पर उसका रोल कन्वेंशनल है। वे तुरंत बॉम्बे में किसी को फोन मिलाते हैं तो वो बाजीराव मस्तानी और दिलवाले के ईगो क्लैश में फिल्में डूबने डुबाने की बातें करने लगता है। अब छत से मजमा उठ चुका है। हम उनके कमरे में आ गए हैं। वे रेवड़ी की कटोरी आगे बढ़ाते हैं। कमरे में उनकी पूरी गृहस्थी बसी हुई है। वे सोफे पर बैठे हैं और मैं उनके बेड पर। पतंगबाजी के दौरान भी और अब भी वे मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ का शिद्दत से जिक्र कर चुके हैं। यार मेरी रूह अटकी है उस बंदे में। मुझे लगता है कि उसको नहीं किया तो उद्धार नहीं हो पाऊंगा। किसी भी हाल में इसको मुझे करना है। इसके ऊपर मटेरियल मिले तो देना। मिहिर बोस की एक किताब है द बॉलीवुड, उसमें मुगले आजम और उसकी मेकिंग पर अच्छा खासा चैप्टर है। अच्छा, हिंदी में या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। अच्छा, बॉम्बे लौट कर देखता हूँ। एकाएक उन्हें कुछ याद आता है। और आपकी कहानी का क्या हुआ, मुंशी नवल किशोर? उस पर काम करने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए, मैं सफाई देता हूँ। देखिए, ये एकदम राइट टाइम है। कहानियों की मांग है। लाइए, दीजिए। ज्यादा नहीं, 2-2 पन्ने की हो पर वजन हो। इस पर मैंने महसूस किया कि मैं काफी प्रसन्न हो रहा हूँ, पर गुड़गांव के होटल का स्टोरी नरेशन वाला वाकया याद करके थोड़ा सहमा भी। डायरेक्टर अनूप सिंह की दृष्टि और शैली से वे इतने मुतासिर हो चुके हैं कि कहते हैं आसिफ वाला मटेरियल मिल जाए तो बड़े से बड़ा डायरेक्टर पकड़ लूंगा, और नहीं तो अनूप से ही कह दूंगा। मैं अपनी समझ के हिसाब से झिझक साफ जाहिर कर देता हूँ। अनूप जी, मुगले आजम जैसे संग मील के डायरेक्टर के लिए
मेन स्ट्रीम वाला कोई डायरेक्टर वे ताड़ लेते हैं। यार ये मेन स्ट्रीम की जो डेफिनेशन है ना, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। दुनिया कहाँ जा रही है, और हम बातें करते हुए हम डायरेक्टर अनूप सिंह के कमरे में पहुंचते हैं। अनूप सिंह उनसे एग्जॉटिक म्यूजिक पर बातें करने लगते हैं। मैं उनसे इरफान के बारे में बतियाने लगता हूं तो वो कहते हैं, इस फिल्म के मुख्य किरदार के लिए मेरे जहन में 2 ही अभिनेताओं के नाम थे, एक बलराज सानी और एक इरफान। अब आप जानते हैं कि सानी साहब तो रहे नहीं, तो ऑब्वियसली इरफान को ही करना था ये किरदार। मेन स्ट्रीम और इंडी फिल्मों के बीच पुल बनने की इरफान की कुव्वत का जिक्र करते हुए मैं उन्हें दिल्ली के ताज होटल का बार एरिया वाला वाकया सुनाता हूं तो वे भी हंस पड़ते हैं। अगले दिन मैं रात की एक ट्रेन से जयपुर रवाना होता हूं और रास्ते में अपनी बर्थ पर ही बैठे बैठे रामदेवरा और पोकरण स्टेशनों के बीच कल की मुलाकातों को 3 हिस्सों में लिखता हूं। सामने की सीट वाला नेपाली मुसाफिर किसी स्टेशन पर नीचे से खस्ता खरीद कर लाया है और सीट पर पीछे मुंह घुमाकर झुक झुक कर खा रहा है। दाहिने साइड लोअर बर्थ पर जालीदार हैट पहने एक गोरा यात्री एकदम रोशनी के गोल घेरे में मजे से जीभ गोल गोल करके बेफिक्र होकर कुछ खा रहा है। मैं सोचने लगता हूं कि इरफान पर किताब मैं बस ख्यालों में ही पकाता जाता हूं। उनसे मुलाकातों और बातचीत का कोई तरतीब नहीं दे पा रहा हूं। जयपुर में एक बार उनके घर गया मां से मिलने। तबीयत ठीक न होने पर वे तो न मिल सकी, पर छोटे भाई सलमान से बातचीत में अंदाजा हुआ कि इरफान भी किसी से नाराज होकर ऊंची आवाज में क्यों नहीं डांटते। फोन पर सलमान को मैंने किसी पर गुस्सा करते देखा और पाया कि उनकी आवाज तीसरे से चौथे सुर में भी नहीं जा रही। यार यूं तो नहीं चलेगा, क्या मजाक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये खानदानी मामला है। इस पर सलमान भी हंसने लगे। इरफान की आवाज का टेक्सचर इतना ऑर्गेनिक था कि हर इंटरव्यू या बातचीत के दौरान जी करता था कि उन्हें बस बोलते हुए सुनते रहें, सवालों को छोड़ दें। बचपन में अम्मा को बटुले में पकाने के लिए परात में देर तक चावल धोते देखता था। अंजुरियों में भर भर कर उठाते हुए जब वे उन्हें मसलती तो उस क्रिया की अवर्णनीय आवाज मुझे जैसे भीतर तक रोमांचित करती थी। इरफान की आवाज में कुछ कुछ वैसी ही जैविकता मुझे महसूस होती थी। उन्हें खुद को देखते हुए भी एक दफा देखा। सीरी फोर्ट में एक फेस्टिवल में उनकी फिल्म शायद पान सिंह की स्क्रीनिंग थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गेस्ट रूम से इरफान को निकलते देख बगदाद से आए अरेबियन सिनेमा और फेस्टिवल्स के बड़े क्यूरेटर इंतशाल अल तमीमी ने थोड़ा दूर से ही पर गौर से देखकर पूछा, इज ही इरफान? ओह लुकिंग क्वाइट यंग। वहां से निकलकर इरफान और सुतापा के साथ मैं भी उनके ठिकाने कनॉट प्लेस के होटल इंपीरियल आ गया। कमरे में सुतापा और मैं बातें करने लगे। मैंने नोटिस किया कि इरफान बाथरूम के सामने की लॉबी में पूरे लंबे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहार रहे हैं। कभी आंखें, कभी बाल, कभी दांत, कभी मूंछों पर हाथ फेरते। वहीं से उन्होंने जैसे थोड़ा आधे मन से सुतापा को कहा, यार शुत्ती कुछ खाने को मंगा लो, भूख लगी है। उसके बाद भी वे वहीं खड़े रहे। विरल प्रतिभा वाले अभिनेता को पर्दे से इतर शीशे के सामने डबल फ्रेम में देखना भी एक विरल अनुभव था। इस बार गुंडे फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली से कोलकाता जाते वक्त उनसे फोन पर बात हुई तो मैंने सुझाया कि तमाम यात्राओं के दौरान बीच बीच में आप यूं ही कुछ अपने ख्याल कहीं नोट क्यों नहीं करते। उन्होंने तुरंत साफ कर दिया कि यार इस मरहले में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये काम राइटर्स का है, वही करें तो ठीक रहेगा, मैं अपना काम करता हूं। इरफान से किताबों के जरिए भी एक रिश्ता बना था। दोनों बेटों के लिए अक्सर वे कहानियों की किताबें भेजने को कहते थे। यार मेरा बड़ा बेटा बाबिल तो सूफी टाइप है, लेकिन छोटे वाले अयान को मैं कहानियां इनैक्ट करते हुए पढ़ता हूं तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और पढ़ने का मेरा रियाज भी हो जाता है। ये उनका जवाब होता। उनके लिए पहली बार बशारत पीर की कर्फ्यूड नाइट्स भेजी थी। डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया उन्हें दिल्ली में ही दी। बार बार कहते कि यार इस तरह की किताबें देते रहा करिए। ये सिलसिला अगस्त 2017 में मुंबई के ओशिवरा में उनके घर पर हुई आमने सामने की आखिरी मुलाकात तक चला। उस दिन उन्हें जर्मन फॉरेस्टर पीटर होलबेन की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ ट्रीज दी थी। फ्लैप खोलकर वे बोले, कहीं अपने निशान तो छोड़ दीजिए। इस पर इतना ही कहा कि इस तरह के निशान से किताबें ट्रॉफी सी हो जाती। जब वे अपनी स्टडी में ले गए तो वहां कलेक्शन में उन्हें भेंट की कुछ अपनी किताबें देखकर अच्छा सा लगा।
एक बार उनके पास शायर जिगर मुरादाबादी पर कोई स्क्रिप्ट आई। इस पर उन्हें रूमानियत के इस शायर के बारे में थोड़ा और जानने की जिज्ञासा हुई। संदेश मिला, जिगर साहब पर कुछ दीजिए। खोजबीन में पता चला कि राजपाल प्रकाशन ने बहुत पहले एक किताब छापी थी जो तब आउट ऑफ प्रिंट थी। प्रकाशन को फोन कर मकसद समझाया तो बताया गया कि एक ही प्रति है। बहुत गुजारिश पर उन्होंने आकर ले जाने को कहा। मैं कश्मीरी गेट में मदरसा रोड पहुंचा, पॉली बैग में किताब ली और मुख्य सड़क तक पैदल ही लौटने के इरादे से चल पड़ा। शाम के वक्त रास्ते में घने पीपल की गाछ वाली सुनसान सड़क पर लाल बंदरों की ऐसी धमा चौकड़ी। एक पल को लगा कि जिगर साहब पर इस आखिरी किताब को भी वक्त झपट्टा मारने वाला है। चाणक्यपुरी के अशोक होटल जहां इरफान रुके थे वहां तक तो अब ये पहुंचने से रही, लेकिन मरकट कांड गुजर गया। होटल पहुंचकर जब मैंने उन्हें यह हौलनाक बयां किया तो पहले तो उन्होंने ठहाका लगाया और फिर मोबाइल निकालकर मड आइलैंड के अपने घर की एक वीडियो बाकायदा कमेंट्री के साथ दिखाने लगे, जिसमें एक लाल बंदर खिड़की के रास्ते उनके घर में घुसकर कुछ खोज रहा है और वे उसका वीडियो बना रहे हैं। खैर, उस किताब में शायद 10-15 पन्नों में जिगर का जिंदगी नामा था। उसे पढ़कर ही वे बोल पड़े। अब समझ में आया, यहीं से उठाया बंदे ने। पर उनके साथ का एक गुदगुदाने वाला वाकया 2011 का है। वे सुधीर मिश्र की ये साली जिंदगी के प्रमोशन पर दिल्ली आए थे। हफ्ते भर पहले पद्मश्री मिलने पर उन्हें बधाई दी तो बोले कि वैशाली के कंट्री इन होटल आइए, हम पहुंच रहे हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलते ही एक असिस्टेंट सनी ने बताया कि अब एक मॉल में चलना है जिसके लिए ऑडी भेजी गई है। वे गुस्सा गए। प्रेस और प्रमोशन की बात थी यार, इसका तो बताया नहीं था। ये साले ले जाके वहां खड़ा कर देंगे और अपना माल बेचेंगे। खैर, गाड़ी में ड्राइवर के साथ सनी आगे बैठे, पीछे प्रोडक्शन टीम के तारिक, इरफान और मैं। बात शुरू हुई कि सेंसर के बाद इस फिल्म से कितनी गालियां कटी और कितनी बची। माहौल पूरी तरह मजाक मस्ती वाला हो चुका था। इरफान ने पूछा, अच्छा ये बताओ सुशांत, यशपाल और मेरी कितनी गांड कटी और कितनी बची? तारिक ने ब्यौरा देते हुए जोड़ा। सेंसर बोर्ड की एक मोहतरमा कह रही थी कि एक्ट्रेसेस गाली दें तो उतनी दिक्कत नहीं होती जैसा कि रानी मुखर्जी ने नो वन किल्ड जेसिका में दिया, पर एक्टर्स दें तो प्रॉब्लम होती है। अमला मॉल में पहुंचा तो वहां भारी हुजूम और धक्का मुक्की। 15 मिनट के उस शोर शराबे वाले जलसे में उन्होंने भी भीड़ से फिल्म के नारे लगवाए। ये साली, भीड़ बोलती, जिंदगी। वापस बाहर आकर गाड़ी में बैठकर दूसरों के इंतजार में उन्हें थोड़ा रुकना पड़ा। वहां भी टूटती गिरती भीड़ को देखकर बोले, रोज रोज साला ऐसे ही झेलना पड़ता है। रैपर में तंबाकू भरकर सिगरेट सुलगाते हुए उन्होंने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। किन्हीं लोगों की तरह मैं भी एक बार जयपुर के मोहल्लों के लौंडों के साथ साइकिल से नायला गांव में शूटिंग देखने चला गया था। हम एक दीवार पर पांव लटका के बैठे थे तो कैमरा उधर भी घूमा। हम खुश कि पिक्चर में हमारी टांगें भी दिखेंगी, पर जब देखने गए तो दिखी नहीं। सबका जोर का ठहाका गूंजा। अब गाड़ी नोएडा की फिल्म सिटी जाने लगी। वे फिर झल्लाए, कहने लगे कि पता नहीं कब लौटेंगे और रास्ते में बोतल खुल जाएगी। उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई थी। अरे यार सन्नी, कुछ रख लिया है? विस्की मंगवा लो यार। तारिक ने स्पष्ट किया कि है इंतजाम। अगली दोपहर में अशोक होटल पहुंचा तो वहां पोर्च में उनकी गाड़ी में बैठने से पहले उन्हें डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया दी। किसी ने शायद फोटो भी खींची थी उस लम्हे की। उन्हीं के साथ एयरपोर्ट तक के रास्ते में मैंने इंटरव्यू किया। उतरकर हम गले मिले और वे मुंबई के लिए जहाज पकड़ने अंदर चल दिए। एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर भारत की एक बड़ी सियासी पार्टी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रही है, कि 2013 के आसपास की बात होगी। मैंने सलीखे से आगे बढ़ते हुए उनके करियर का हवाला देते हुए थोड़ा अंदेशा जताया। बाद में उन्होंने वो पेशकश खारिज कर दी। खैर, 5 अगस्त 2017 की आमने सामने की उस आखिरी मुलाकात के लिए घर पहुंचने पर वे लंच कर रहे थे। दाहिने हाथ में निवाला और बाएं हाथ में मोबाइल पर खबरों की ब्राउजिंग। जेटली का हाल एक बार फिर पूछा उन्होंने। यार, मैंने आपको कल बुलाया था, कल आते तो मेरा डांस भी देखते और तनुजा से भी बात हो जाती। वे करीब करीब सिंगल की डायरेक्टर तनुजा चंद्रा की बात कर रहे थे। एक दिन पहले ही जिसकी शूटिंग के आखिरी दिन एक स्टूडियो में उनका डांस फिल्माया गया था। वे दुबले तो थे लेकिन उन्हें इतना अशक्त मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कयास लगाया कि उनकी केंद्रीय भूमिका वाली एक फिल्म पूरी होने के बाद की थकान होगी शायद। ये अंदाज़ा न था कि 7 महीने बाद
उन्हें कैंसर डायग्नोज होगा। उन्होंने बाहुबली बनाम हिंदी मीडियम, OTT का बढ़ता चैलेंज और अपने एक्टिंग मेथड पर रेशा रेशा साफ तर्कों के साथ बात की। फिर स्टडी कम लिविंग रूम में बैठकर हम बतियाते रहे। मैंने मसूरी के लैंडोर में रहे 19वीं सदी के ऑस्ट्रेलियाई लेखक जॉन लैंग के संस्मरण मोहम्मडन मदर पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी, जिसके 13 पन्ने मैंने रोज एक एक करके उन्हें मेल पर भेजे थे। यार, पढ़ने के लिए कमाल की कहानी है, जबरदस्त ग्रिपिंग है, लेकिन सिनेमा में इसको कैसे रिलेट करा पाएंगे। इस बीच एक ड्रेस डिजाइनर उनके लिए ऑप्शंस लेकर आ गया। 2 दिन बाद ही शायद उन्हें द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जाना था। स्टडी में दीवार पर उन्होंने उस जगह को रेखांकित किया जहां बड़ा टीवी लगाया जाना था, पर बाबू मोशाय के आतंक ने खबरों से उनका जैसे मोह भंग कर दिया था। टीवी की जगह इसे बुक रैक बनवा दिया, टंटा ही खत्म। याद नहीं कि चलते वक्त उनसे गले मिल पाया था या नहीं, पर दूसरे दिन उन्हें SMS किया। कल बात करके लौटने के बाद से लगातार महसूस कर रहा हूं कि यार ये बंदा एक्सटेसी में, समाधि में है, इसे जरा भी हिलाना, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। काश, पर कमबख्त इस पेशे का क्या करें। हंसने की इमोजी के साथ उनका जवाब आया, समाधि तक का सफर बाजार में रहकर ही तय करना होगा। लंदन में कैंसर के इलाज के दौरान मई 2018 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच मुंह ढककर देखने पहुंचे इरफान की तस्वीरें वायरल हो गई थीं। फिर 14 जुलाई को उसी मैदान पर इंग्लैंड भारत का वनडे होने को था। मैंने व्हाट्सएप पर पूछा, मैच देखने नहीं जा रहे? बोले जाऊंगा मुंह कवर करके। मैच खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि गए नहीं आप, तस्वीरें कहीं आई नहीं? बोले गया था। अच्छा, तो इस बार छिपने में कामयाब रहे आप? क्या पता। अरे तो आप ही एक ट्वीट मार देते। अच्छा, आप बैल मुझे मार। रियलिटी चेक के इरादे से मैंने कहा कि आपका वजन घटने की बड़ी खबरें हैं यहाँ। तो बोले कि अच्छा, लिंक भेजिए। एक अभिनेता और दोस्त इरफान से 15 जुलाई को ये मेरा आखिरी संवाद था। उसके बाद कई संदेशों के बावजूद कोई संवाद न हो सका। अगस्त 2018 के शुरू में फारूकी साहब का फोन आया कि इरफान की तबीयत कैसी है। मैं फोन कर रहा हूं लेकिन उठा नहीं रहे हैं। क्या नंबर बदल गया है? मैंने कहा कि व्हाट्सएप काम कर रहा है, एक बार उस पर कॉल कर लें। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे दिया। मैं रुआंसा हो रहा था। इरफान को मैसेज किया, वो नंबर शेयर किया कि आपके सबसे चहेते राइटर और भारतीय साहित्य की दुनिया के इतने बड़े सितारे को कम से कम एक बार जवाब दे दें। कुछ दिनों बाद फिर से फारूकी साहब का फोन आया कि कोई खबर मिली। मेरे भीतर जैसे कुछ जोर से टूटा। क्या इरफान ने उन्हें भी कोई जवाब न दिया? थोड़ी देर बाद ये बात जहन में बैठने लगी कि अब इरफान ने धीरे धीरे खुद को समेटना शुरू कर दिया है। बीच बीच में उनके सहायक विजय और परिचित फिरोज को फोन करके अपडेट ले लेता था। 25 अप्रैल 2020 को मां के इंतकाल पर उन्हें संवेदना संदेश भेजा, पर 30 अप्रैल को तो वे खुद ही उस अभिनय शैली की विरासत को छोड़कर प्रस्थान कर गए जिसका नाम था इरफानियत।